बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 14 का सेकंड आर्टिकल है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और एक कंसेप्चुअल भी आर्टिकल है जिसको आपको समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसको ध्यान से समझिए और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो फ़ौरन आप डिस्कस कर सकते हैं। हमने पहले ही आर्टिकल में ये पढ़ा कि जब भी किसी वायर में से करंट गुज़रता है तो उस वायर के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाती है। इसका मतलब है कि जब आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो वो उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मौजूद होगी। अब आपने काम क्या किया है कि आपने उसी करंट कैरिंग कंडक्टर को उठा के एक और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर दिया है, प्लेस कर दिया है। तो इसका मतलब है अब दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। नंबर वन, एक फील्ड वो है जो आपने बाहर से अप्लाई की हुई है जिसको आप क्या कहेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने आपको बताया कि हम बी का जो है वो सिंबल यूज़ कर रहे हैं, उस वक्त भी हमने यूज़ किया था। और एक क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है किसकी, वो है करंट कैरिंग वायर की। तो इसका मतलब है कि एक मैग्नेटिक फील्ड वायर ने खुद सेटअप की है और एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर से एक्सटर्नली आपने अप्लाई किया जिसको आपने यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया, यानी उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रही, वो हर जगह एक जैसी है। अब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी। हो सकता है उस इंटरेक्शन के नतीजे में कोई लोकेशन ऐसी हो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही हूँ, सपोर्ट कर रही हूँ। तो जहाँ पर वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और जहाँ पर वो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, बिल्कुल अपोज कर रही होंगी, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और जब भी कंडक्टर के एक साइड पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो और दूसरे साइड पे मैग्नेटिक फील्ड वीक हो तो वहाँ पर कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगती है जो हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ एक्ट करती है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लेना पड़े। ठीक है, लेकिन लाजमी नहीं है कि जब भी आप किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें तो उसके ऊपर फोर्स लगे। हो सकता है फोर्स लगे, हो सकता है ना लगे, यानी इसका मतलब है फोर्स कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो उन्हीं फैक्टर से आपको पता चलता है कि फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी। यहाँ पर ये दो रेलिंग्स हैं, ये कॉपर की ना समझे बनी हुई दो रेलिंग्स हैं, यानी ये किसी कंडक्टिंग मटेरियल की बनाई गई हैं। एक रेलिंग को बैटरी के पॉजिटिव से और दूसरी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया है। अब हमने इन दोनों रेलिंग्स के दरमियान यहाँ पर एक वायर जो है, कंडक्टिंग वायर, यानी ये भी कॉपर की कह लें या किसी और मटेरियल की जिसमें से करंट गुजर सकता है, वो वायर हमने क्या की है, यहाँ पर रख दी है। ठीक है, अब होगा क्या कि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा। यानी आप देख रहे हैं सर्किट कंप्लीट हो गया, ये पॉजिटिव से यूँ नेगेटिव की जानिब। जब तक वायर नहीं रखी थी सर्किट ओपन था, कोई करंट इसमें मौजूद नहीं था। ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन है यूँ, इस तरह से यूँ करंट जो है वो मूव कर रहा है, इसको आप कह दें आई। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें ये पूरी की पूरी अरेंजमेंट आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मली पैदा करने के लिए ना एक ख़ास किस्म का मैग्नेट होता है जिसको कहा जाता है हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, यानी जैसे घोड़ा होता है, उसके सुम होते हैं, उसके पैर जो होते हैं ना, तो उनकी शेप का जो है वो एक मैग्नेट होता है, उसको हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है। अब मैग्नेट में अभी हम डिस्कस किया कि एक नॉर्थ पोल होता है और एक क्या होता है, साउथ पोल होता है। आप फ़र्ज़ कर लें कि ये जो रेलिंग जहाँ पर पड़ी हुई है, इस रेलिंग से नीचे यानी इस बोर्ड से नीचे मैंने नॉर्थ पोल रखा हुआ है और इस बोर्ड से ऊपर यहाँ पर साउथ पोल रखा हुआ है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ होगी, कुछ इस तरह से जो मैं फ़िलहाल यूँ बना रहा हूँ ये। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं है कि ये इस बोर्ड के ऊपर यूँ है, एक्चुअली में ये यूँ है मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से बाहर की जानिब। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म भी है। अब होगा क्या कि जैसे ही आप ये काम करेंगे आप देखेंगे इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगने लग पड़ी है इस डायरेक्शन में। अब अगर आप इसको ज़रा केयरफुली देखें
तो जो फोर्स लग रही है वो करंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। करंट इस डायरेक्शन में था, ठीक है, मैग्नेट ये फोर्स बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे लग रही है। और दूसरी बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड थी, मैंने आपको बताया कि वो यूं है बाहर की तरफ, फोर्स कहाँ पर लग रही है, यूं दाएं जानिब। तो इसका मतलब है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी फोर्स के बिल्कुल क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है कि एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि इस वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स करंट की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब करंट की डायरेक्शन वही होती है जो इस कंडक्टर की डायरेक्शन, यानी कंडक्टर को अगर आपने यूँ रखा है तो करंट की डायरेक्शन भी यूँ ही होगी, यानी जिस डायरेक्शन में कंडक्टर पड़ा हुआ है। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पर करंट की डायरेक्शन लिखूँ, मैं कहूँगा डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, और कंडक्टर वन डायमेंशनल होता है तो मैं कहूँगा लेंथ की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में जो है वो यानी वो कंडक्टर मौजूद है। तो फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी जो डायरेक्शन लेंथ की है, और लेंथ की डायरेक्शन वही होती है जिस डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट जो है वो गुजर रहा होता है। और दूसरी बात, फोर्स हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या रहती है, परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटली कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की गई। वो ये ऑब्ज़र्व की गई कि ये जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो साइन ऑफ अल्फ़ा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अल्फ़ा क्या चीज़ है, अल्फ़ा क्या है, इट इज़ द एंगल, किन दो चीज़ों के दरमियान, एंगल बिटवीन कंडक्टर, यानी जिस डायरेक्शन में कंडक्टर पड़ा हुआ है, एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस वक्त अगर आप देखें, कंडक्टर पड़ा हुआ था इस प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर थी यूँ, तो इस वक्त दोनों के दरमियान एंगल 90 था। और आप जानते हैं साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है और 1 होती है। तो इसका मतलब है कि जब कंडक्टर परपेंडिकुलरली पड़ा हुआ होगा तो उस वक्त फोर्स मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर अल्फ़ा 0 होता तो साइन ऑफ 0 डिग्री 0 के बराबर होता, कोई फोर्स एक्ट ही ना करती। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आपको कहा था कि लाजमी नहीं है कि हर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगे। सिर्फ उन्हीं कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगी जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 0 या 180 के अलावा कुछ और होगी, 0, 180, 360 वगैरह। क्योंकि 0 पे, 180 पे, 360 पे साइन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो इसका मतलब है कंडक्टर मस्ट नॉट बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान कोई ना कोई एंगल ज़रूर होना चाहिए। तो पहली बात ये हमें पता चल गई। दूसरी बात, करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ा दें तो फोर्स भी बढ़ जाएगी, और करंट की मैग्नीट्यूड कम कर दें तो फोर्स भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट। तीसरी बात, अगर आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करें तो उस वक्त भी फोर्स बढ़ जाती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल करें फोर्स कम हो जाती है। और बिल्कुल लास्ट कि अगर आप कंडक्टर की लेंथ ज़्यादा रखें, ठीक है, यानी इन रेलिंग के दरमियान फासला होता ज़्यादा, तो यहाँ पर एक बड़ा कंडक्टर रखा जा सकता था तो उस वक्त फ़ोर्स ज़्यादा लगती, और अगर आप छोटा कंडक्टर रखेंगे तो फोर्स कम रहेगी। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो अब जब इन सब को इकट्ठा कर लेंगे तो आप कहेंगे F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ILB साइन अल्फ़ा, और प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करें तो साथ कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा K ILB साइन अल्फ़ा। अब ये जो K की वैल्यू है, SI यूनिट में K की वैल्यू जो है वो क्या होती है, 1 होती है। यानी अगर आप फोर्स को न्यूटन में मेजर करें, करंट को एम्पेयर में, लेंथ को मीटर में, B मैग्नेटिक फील्ड है, इसका यूनिट अभी हम देखते हैं टेस्ला होता है। तो इन सब को अगर ऐसे यूनिट में मेजर करें तो उस वक्त K की वैल्यू 1 आएगी। तो इसका मतलब है आप लिख देंगे F इज़ इक्वल टू ILB साइन अल्फ़ा। ये तो मैंने फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखी है, लेकिन आप जानते हैं फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड, तो वो हम लिख देते हैं, वो है ILB साइन अल्फ़ा। दूसरी चीज़ क्या है ज़रूरी है, उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया कि जो डायरेक्शन है वो L और B दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी L इस डायरेक्शन में था, B इस डायरेक्शन में था, फोर्स इन दोनों के परपेंडिकुलर आई। तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को आपने चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ा, नॉर्मल यूनिट वेक्टर से ज़ाहिर किया जाता है। आपने देखा था क्रॉस प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर की ली जाती है तो उस वक्त जो आंसर आता है वो दोनों वेक्टर्स के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आप इसको लिखेंगे I और साथ LB साइन अल्फ़ा इंटू N यूनिट वेक्टर को यूँ लिख सकते हैं L क्रॉस B।
तो ये उसकी वेक्टर फॉर्म है। अब ये जो वेक्टर फॉर्म है यही हमें जो है वो क्या कर रही है, ये हमें फोर्स की डायरेक्शन बताती है। यानी एल वेक्टर को बी की तरफ क्या करें, रोटेट करें। आपने वहाँ पर कहा था फर्स्ट वेक्टर को सेकंड वेक्टर की तरफ क्या करना है, रोटेट करना है विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स ऑफ राइट हैंड। जो थंब होगा ये हमें क्या करेगा, फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब मैं यही काम करता हूँ कि मैं अपने राइट हैंड की ये जो फिंगर्स हैं इसको इन दी डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर रखता हूँ। कंडक्टर यूँ पड़ा हुआ है इस डायरेक्शन में, तो मैं राइट हैंड के फिंगर्स को भी इस तरह से जो है वो रख देता हूँ। अब देखें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूँ है बोर्ड से बाहर की जानिब, यूँ ऊपर की तरफ। तो अब मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड की फिंगर्स पहले लेंथ की डायरेक्शन में की, इनको मैं कर्ल कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ किसकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो ये जो थंब है ये राइट साइड पे पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है इस डायरेक्शन में क्या लग रही है, फोर्स लग रही है। तो ये तरीकाकार है, आप क्या चीज़ मालूम कर सकते हैं, फोर्स की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं राइट हैंड रूल से। दूसरा तरीकाकार भी बड़ा सीधा है, उस तरीकाकार को कहा जाता है पाम रूल। ठीक है, अब ये जो पाम रूल है ये क्या कहता है, पाम रूल ये कहता है कि आप अपने राइट हैंड को बिल्कुल इस तरह से रख लें। अगर ये जो थंब है ये इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट है, यानी मैं ये पाम को जो है वो यहाँ पर जो है वो बनाता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये अपनी फिंगर्स को इस तरह से जो है वो रख लिया। ठीक है, और ये पाम जो है वो आपने इस तरह से रखना है। ठीक है, अगर करंट इन दी डायरेक्शन ऑफ पाम यानी इस डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स है, यानी ये मैंने अगर पाम रखी इस तरह से तो ये करंट की डायरेक्शन है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, अब जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी ना तो वो थंब की डायरेक्शन में है ना वो फिंगर की डायरेक्शन में, वो इन दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब है कि मैंने अपने थंब को करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स को करना है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस वक्त ये जो पाम होगा, ठीक है, ये जो पाम है ये आपको डायरेक्शन बता रहा होगा किसकी, फोर्स की। तो दूसरा तरीकाकार ये है कि आप इस तरह से फोर्स मालूम कर सकते हैं। अब आ गया मैग्नेटिक फील्ड की बात। ठीक है, फ़र्ज़ करें हमने अल्फ़ा को रखा हुआ 90 डिग्री, इसका मतलब है मैंने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में बिल्कुल परपेंडिकुलरली प्लेस किया। अगर अल्फ़ा 90 होगा तो ये फार्मूला बन जाएगा F = ILB sin 90, और sin 91 होता है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहाँ से B की वैल्यू निकालें, B की वैल्यू आ जाएगी F/I × L। तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन करनी है तो आप कहेंगे इट इज़ द फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट लेंथ व्हेन 1 एम्पेयर करंट पासिस थ्रू इट एंड द वायर इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। आपने वायर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया, यानी अल्फ़ा को 90 कर दिया। आपने वायर में से जो करंट गुजारा वो 1 एम्पेयर हुआ, और उसकी जो लेंथ रखी वो आपने रखी 1 मीटर। तो उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स होगी उसको क्या कहा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है और मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहा जाता है, जिसको आप B के सिंबल से ज़ाहिर कर सकते हैं। इसका यूनिट जो है उसको क्या कहा जाता है, 1 टेस्ला। इसका मतलब है फील्ड की स्ट्रेंथ 1 टेस्ला के बराबर कब होगी, अगर आप किसी भी वायर के 1 मीटर हिस्से को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें, उसके ऊपर लगने वाली फ़ोर्स जो है वो कितनी हो, 1 न्यूटन हो, उसमें से गुज़रने वाला करंट 1 एम्पेयर हो, तो उस वक़्त जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो होगी 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो उसी को 1 टेस्ला कहा जाता है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यानी यूनिट, जिसको टेस्ला कहा जाएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके लिए कुछ स्पेशल सिंबल यूज़ होता है। ये डॉट का सिंबल जहाँ पे लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउट ऑफ प्लेन है, यानी वो इस बोर्ड से बाहर की जानिब है, यूँ ये डॉट। ठीक है, और अगर यहाँ पर डॉट की बजाय लगा हुआ होता यूँ क्रॉस,
क्रॉस का मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल इस प्लेन के अंदर की जानिब है, यानी वो ऊपर से यूँ नीचे की जानिब है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर फील्ड यूँ बाहर की जानिब हो, यानी नीचे से ऊपर की तरफ हो, नीचे नॉर्थ पड़ा हुआ है, ऊपर साउथ पड़ा है, फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगी ऊपर की जानिब, तो उस वक्त जो है वो आउट ऑफ प्लेन यानी डॉट का सिंबल लगेगा। और अगर ये यूँ हो कि ऊपर नॉर्थ पड़ा हुआ हो, नीचे साउथ पड़ा हुआ हो, तो वो ऊपर से नीचे की जानिब होगा, उसे कहा जाएगा इनटू द प्लेन। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सी जो है वो कन्फिग्रेशन बनाता हूँ। मैं यहाँ पर समझे मैग्नेट का नॉर्थ पोल रख देता हूँ और यहाँ पर मैग्नेट का क्या रखता हूँ, साउथ पोल रखता हूँ। तो इसका मतलब है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो निकलेंगी, जिसको मैंने यूँ ड्रॉ कर लिया। ये जो एरोज़ मैंने आपको लगाए हैं ये हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो नॉर्थ से कहाँ पर है, साउथ की तरफ। अब फ़र्ज़ करें बिल्कुल यहाँ पर ये सेंटर पे मैंने एक वायर रख दी है, ठीक है। इस वायर को मैं ना यूँ डॉट के सिंबल से ज़ाहिर कर रहा हूँ, यानी इस वायर में जो करंट आ रहा है वो करंट बाहर की जानिब आ रहा है, यानी ये वायर यूँ पड़ी हुई तो है लेकिन उसमें जो करंट है वो यूँ ऊपर की तरफ है, नीचे से ऊपर की जानिब, आउट ऑफ द बोर्ड या आउट ऑफ द प्लेन। अब मैंने इस करंट कैरिंग वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड को जो है वो मालूम करना है। तो हमने फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा था कि अगर करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड आपने प्लॉट करनी है तो करंट कैरिंग वायर को अपने राइट हैंड की फिंगर में जो है वो क्या करें, यानी अपनी फिस्ट में यानी अपनी मुट्ठी में इसको बंद करें। थंब को आपने करंट की डायरेक्शन में रखना है, तो मैंने थंब को रखा करंट की डायरेक्शन में क्योंकि ये आउट ऑफ द बोर्ड था, तो मैंने ये राइट हैंड की फिंगर जो कर्ल करेंगी ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। अब ज़रा इसको चेक करें, इधर से मेरी फिंगर ऊपर की तरफ जा रही हैं और जब यूँ बंद करूँगा तो इधर से मेरी फिंगर जो है वो नीचे की तरफ आएंगी। तो इसका मतलब है इस साइड पे अगर मैं यूँ सर्कल बनाऊँगा तो एक साइड से ऊपर की तरफ और एक साइड से यूँ नीचे की तरफ एक और मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ, इधर से ऊपर की तरफ, इधर से नीचे की तरफ। तो अब ज़रा सिचुएशन देखें कि इस वायर के राइट साइड पर दाएँ जानिब जो इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड है उनके एरोज़ ऊपर की तरफ हैं और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी उनके एरो नीचे की तरफ है। इसका मतलब है यहाँ पर तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं। अपोज करेंगे तो कैंसिल करने की कोशिश की जाएगी, इसका मतलब है यहाँ पर फील्ड वीक हो गई। और अगर ज़रा लेफ़्ट साइड पे देखें इस वायर के, ये एक्सटर्नल फील्ड के एरो भी नीचे की तरफ और इस वायर की करंट की वजह से जो फील्ड है उसके एरो भी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर ये दोनों फील्ड एक ही डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसका मतलब है एक साइड पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है और एक साइड पे फील्ड जो है वो वीक है। तो हमेशा मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग से वीक, इसका मतलब है इस डायरेक्शन में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो ये जो वायर यहाँ पर पड़ी हुई है ये यूँ मूव करेगी, तो ये राइट साइड पे मूव कर जाएगी ताकि इससे पता चल जाएगा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। दूसरा राइट हैंड रूल चेक कर लेते हैं। करंट की डायरेक्शन कहाँ पर है, ये बाहर की तरफ। तो मैंने अपने राइट हैंड की फिंगर को क्या किया, ये करंट की डायरेक्शन में किया, यूँ बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, यूँ मेरी तरफ जिधर मैं बैठा हूँ, तो मैं इस साइड पे घुमा रहा हूँ। तो अब ये थंब कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो अभी हमने इसी डायरेक्शन में एरो बनाया था कि इसी डायरेक्शन में क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो आप देख लें कि किस तरह से आपने किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मालूम करनी है। एक तीसरी बात, फ़र्ज़ करें ये दो वायर्स हैं, इन दोनों वायर्स में से जो है वो क्या कर रहा है, करंट गुजर रहा है और सेम डायरेक्शन में गुजर रहा है। और ये दो वायर्स हैं, इन दोनों वायर में जो करंट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गुजर रहा है। तो जब भी सेम डायरेक्शन में करंट गुजरेगा वो दोनों वायर्स हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी इस तरह से। और जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट गुजर रहा होगा दो पैरेलल वायर में, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, अपोज करेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, और टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इसकी रीज़न आप लोग तलाश करें और उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या रीज़न हो सकती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन हमने पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो कन्वेंशन है उसके सिंबल्स के वो आपने जो है वो स्टडी की। कोई भी क्वेश्चन आपके ध्यान में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।